रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 8, आज लेक्चर नंबर 8 जो सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट डोमेन है, इंशाल्लाह हम उसे ख़त्म कर लेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले पिछली स्लाइड पे लेके जाता हूँ एक दफ़ा। तो आज हमने थ्रेट मॉडलिंग पढ़ना है, एक्विजिशन स्ट्रेटजी एंड प्रैक्टिसेस देखनी है कि भाई अगर आप किसी चीज़ को एक्वायर कर रहे हैं या सप्लाई चेन का प्रोसेस है तो उसमें क्या करना है। थर्ड पार्टी जब क्लाउड सर्विसेज पे चले जाते हैं और SLA और SLR क्या चीज़ है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी एजुकेशन ट्रेनिंग। ठीक है, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, तो लेट्स डाइव इनटू दिस। तो आज ये हमारा जो है सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारी डोमेन 1 कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम डोमेन 2 पे चले जाएंगे जो हमारी एसेट सिक्योरिटी है। सो थ्रेट मॉडलिंग ना ये CISSP में अब नया इंट्रोड्यूस हुआ है। पिछली CISSP के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं था। थ्रेट मॉडलिंग अभी रिसेंटली यूज़ होना शुरू हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने 2014 के अंदर 2012 या 2014 के अंदर थ्रेट मॉडलिंग का टूल बनाया। अगर आप चाहें तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, मेरे पास उसका एक इमेज पड़ा हुआ है। तो थ्रेट मॉडलिंग ये है कि आपकी कंपनी अगर कोई एप्लीकेशन बना रही है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो रहा है, तो उसके अंदर एक सिक्योरिटी का बंदा खड़ा हुआ और वो अंडरस्टैंड करेगा कि ये सारा चक्कर हो कैसे रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को वो एक पेपर पे या एक सॉफ्टवेयर पे ड्रॉ करेगा। माइक्रोसॉफ्ट का खुद थ्रेट मॉडलिंग एक टूल है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टूल नहीं है, मगर आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके अंदर फिर आप वो ड्रॉ करते हो और वो फिर आपको कुछ सजेशंस देता है। से फॉर एग्जांपल ये जो सा है उसी टूल से बनाया हुआ एक इमेज है, मैंने भी एक बनाया, वो इससे काफ़ी घटिया लगता है। ठीक है, ये यूज़र का ब्राउज़र है और ये इंटरनेट है। यूज़र रिक्वेस्ट करता है वेब एप्लीकेशन से और वेब एप्लीकेशन एक फ्रेगमेंट बना के एक न्यूज़ डेटा स्टोर से डेटा को क्यूरी करता है और वो क्यूरी उसका रिप्लाई देती है और रिप्लाई के बाद वो रिजल्ट यूज़र को शो करा दिया जाता है। इसकी जिस तरह आप ये ड्रॉ करोगे तो आपका थ्रेट मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आपको रिजल्ट दिखाएगा कि उसके नज़दीक क्या क्या सजेशंस हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक ऐसा बंदा काम कर रहा होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को भी जानता है और सिक्योरिटी को भी बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है और तमाम वल्नरेबिलिटी और थ्रेट को अंडरस्टैंड करता है, ये किस तरह एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो ये दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड थ्रेट मॉडलिंग। और बहुत कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बना रही हैं, उन सब के अंदर यूज़ होता है। इवन CMM लेवल्स के अंदर जब हम बात करते हैं CMM लेवल्स की, मेच्योरिटी मॉडल्स की, तो उसके अंदर भी थ्रेट मॉडलिंग एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। एनीवे, तो आइडेंटिफाइड मिटिगेट पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट व्हेन दे आर चीपर टू फिक्स। अच्छा, आज से पहले ये थ्रेट मॉडलिंग से पहले कॉन्सेप्ट क्या था? थ्रेट मॉडलिंग से पहले कॉन्सेप्ट ये था कि ये आइडिया आया एक बंदे के दिमाग में। ठीक है, ये बल्ब बनाया एक्चुअली मैंने, अगर आप समझ सके। ठीक है, और ये आइडिया आया और उसने एक सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। सॉफ्टवेयर बना सॉफ्टवेयर, अब ये यहाँ पे हमने रिलीज़ डेट कर दी, हमने इस तारीख को रिलीज़ करना है। अब जब यहाँ पे रेडी हो जाता है, एक वीक पहले हम ये सॉफ्टवेयर उठाते थे या ये इंफ्रास्ट्रक्चर उठाते थे और हम सिक्योरिटी वाले बंदे को कहते थे, हाँ भाई अब तू जो सा है ना, आप जो से है सिक्योरिटी वाले साहब, आप जो है ना सिक्योरिटी टेस्टिंग कर लें। अब सिक्योरिटी टेस्टिंग वाला बंदा ना टेस्टिंग करता था, ज़ाहिर उसे एक वीक का टाइम चाहिए। जब ये एक दिन पहले वो आपको वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट दे देता है, जब वो आपको वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट देता है तो अब आपने एक दिन का डिस्टेंस रह गया और आपको पता चला हो ये तो सॉफ्टवेयर जो सा है URL के अंदर कोई पासवर्ड ट्रांसफ़र कर रहा है या HTTPS नहीं यूज़ कर रहा है या जो पासवर्ड है वो MD5 में सेव हो रहे हैं, MD5 या SHA-1 में, आजकल लेटेस्ट स्टैंडर्ड bcrypt है। तो अब एक दिन पहले आप दोबारा ये सिक्योरिटी प्रोफेशनल रिपोर्ट भेजेगा तो कहेंगे ओहो दैट कांट बी डन, बिजनेस रिस्क है, हम एक्सेप्ट करते हैं, चलो जाने दो, रिलीज़ होने दो। आप डॉजी सॉफ्टवेयर रिलीज़ करोगे, फिर उसका पैच राइट करोगे जल्दी जल्दी और फिर दोबारा पैच रिलीज़ करोगे। अब उसका रेपुटेशन वाइज भी इशू है कि कंपनी कहेगी यार अभी सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया, अभी एकदम ही पैच दे दिए, ये क्या तू क्या। ठीक है, और फिर उसके अंदर हार्ड कोडिंग करेंगे, दोबारा कोडिंग करेंगे और कोडर और उसका आर्किटेक्चर बड़ा अजीबोगरीब सा हो जाएगा, कोई 3-4 जुगाड़ शुगाड़ भी लगाएंगे। तो ये चीपर वे नहीं है। चीपर वे ये है कि आप जिस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू किया तो SDLC प्रोसेस के अंदर ही अपना सिक्योरिटी प्रोसेस भी एम्बेड कर दे, गूंद जाए उसके अंदर। ठीक है, मिक्सअप हो जाए ताकि सिक्योरिटी भी पैरेलल चलती रहे, ताकि आपके हर प्रोसेस या हर मॉडिफिकेशन के बाद आपका डेवलपर खुद एक कोड अपलोड करे और उस पर सिक्योरिटी एनालिसिस रन और उसके बाद अगले कोड पे काम करना शुरू करे, जो भी आपका प्रोसेस है। अच्छा, तो इसके अंदर थ्रेट मॉडलिंग के अंदर 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। असेसमेंट ऑफ स्कोप, ज़ाहिर है टेंजिबल एसेट, डेटाबेस कहाँ पर पड़ा हुआ है, डेटाबेस अगर डेटाबेस पड़ी हुई है तो उसमें कौन से डाटा पड़ा हुआ है, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है या पासवर्ड्स पड़े हुए हैं, या एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक है तो मुझे कोई मसला नहीं है सर, ये सिर्फ पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। डेटाबेस के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो क्रिटिकल है या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, अगर सर्वर है या कहीं पे डेटाबेस ने लिंक होना है या कोई ऐसा सर्वर है जहाँ पे कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन पड़ी जिसमें डेटाबेस के पासवर्ड डालेंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के या डेटाबेस कनेक्शंस के, वो क्या है। तो आपको एक दफ़ा स्कोप मिल गया।
फिर आइडेंटिफाई थ्रेट एजेंट एंड पॉसिबल अटैक। आप हर वल्नरेबिलिटी पॉसिबली नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, से फॉर एग्जांपल अगर आपके सर्वर HTTPS यूज़ ही नहीं करता, आपका सर्वर का क्लाइंट एजेंट को इंस्टॉल है और वो लोकल नेटवर्क पे होना चाहिए, तो आपको इंटरनेट से अटैक का खतरा ही नहीं, फिर आप इनसाइडर अटैक देखना शुरू करोगे। इसीलिए कहते हैं कि जब भी थ्रेट मॉडलिंग कर रहे हैं तो आपने देखना है कि आपके थ्रेट एजेंट्स कौन से हैं और पॉसिबल अटैक कौन से कर सकता है। इनसाइड से करेगा, आउटसाइड से करेगा, या कोई मिस्टेक भी हो सकती है। हाँ, अगर मैं कंपनीज का नाम लिए बगैर और वो लिए बगैर, एक कंपनी में डाटा एंटर होता था और डाटा एंट्री के दौरान आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी थी और बहुत ज़्यादा एरर्स आते थे। उन्होंने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ की डबल एंट्री कर दी। तो डेट ऑफ बर्थ आप 2 दफ़ा एंटर करते थे, मैच होती थी तो ठीक है, जिस तरह आप पासवर्ड एंटर करते हो तो डबल टाइम होती है। ठीक है, ये मिस्टेक्स हैं। कोई इंटेंडेडली यानी जानबूझ के करना चाहे तो उसको भी कवर करे। ठीक है, ये थ्रेट मॉडलिंग के अंदर आपने देखनी है। अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग काउंटर मेजर्स। अगर आपके पास एक वेबसाइट है और वेबसाइट के ऊपर आपने सर्विसेज लगाई है, वेबसाइट को सिक्योर किया हुआ और वेबसाइट के फ्रंट एंड पे आपने वेफ लगाई हुई है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल लगाई हुई है। ठीक है, तो आपको काफ़ी हद तक एग्जिस्टिंग काउंटर मेजर्स आपको पता है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रोकेगा, OWASP टॉप 10 सारे रोकेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई एक्सप्लॉइटेबल वल्नरेबिलिटी। अब आपने देखना है कि कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ ऐसी हैं जो हैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है। ठीक है, प्रायोरिटाइज आइडेंटिफाइड रिस्क। अब आपने प्रायोरिटाइज करना, आपने तमाम रिस्क तो आइडेंटिफाई कर लिए, मगर ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे के सारे रिस्क फिक्स करोगे। ठीक है ना, अक्सर आप कंपनी के अंदर वल्नरेबिलिटी स्कैन करते हो तो आपको बहुत सारे रेड मिलते हैं जिसमें मोस्टली जावा, एडोब, फायरफॉक्स वगैरह होते हैं, और बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो मीडियम होते हैं। आप उनको में से आधों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो दे आर नॉट इवन एक्सप्लॉइटेबल, और अगर उसे एक्सप्लॉइट करना तो हैकर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्रायोरिटाइज आइडेंटिफाइड रिस्क, तो आइडेंटिफाइड रिस्क को आपने प्रायोरिटाइज कर दिया। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई काउंटर मेजर्स टू रिड्यूस द थ्रेट। अब आप काउंटर मेजर्स लगाएंगे, पहले एग्जिस्टिंग काउंटर मेजर्स हैं, उसके बाद आपने प्रायोरिटाइज किया रिस्क को। अब आपने कहा अच्छा ये रिस्क सबसे हाई लेवल है कि यार यूज़र नेम पासवर्ड इज़ नॉट एनफ, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दें हम लोग। ठीक है, तो ये काउंटर मेजर्स हो गए। ठीक है, ये आपकी सारी की सारी थ्रेट मॉडलिंग होगी। थ्रेट मॉडलिंग के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से लिया मैंने। ठीक है, सोर्स माइक्रोसॉफ्ट है कि आपके पास विजन आया, आपने विजन को डायग्राम में डाला, डायग्राम से आइडेंटिफाई द थ्रेट किया, मिटिगेट किया, वैलिडेट किया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसकी डायग्राम अपडेट कर दी। ये थ्रेट मॉडलिंग कॉन्सेप्ट है। इसी तरह इसी चीज़ को मैंने जो सा है अभी थ्रेट मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जो सा है अभी डाउनलोड किया, और मैंने कहा ये मेरा वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र से यूज़र HTTP करता है, देख रहे हो HTTP कर रहा है, वेब एप्लीकेशन को हिट करता है, वेब एप्लीकेशन और वेब सर्वर के दरमियान बाइनरी कम्युनिकेट होती है। अच्छी डायग्राम नहीं बनी हुई, और यहाँ से ये वेब सर्वर जो सा है ऑथराइजेशन प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन प्रोवाइडर और क्लाउड सर्विसेज में नेम पाइप के जरिए कम्युनिकेशन कर रहा है। तो इस जब मैं ये ड्रॉ कर रहा था तो उसने जो से ये 3 पॉइंट्स दिए, डाटा फ्लो बिटवीन एक्सटर्नल इंटरेक्टर ब्राउजर एंड वेब एप्लीकेशन शुड बी अवॉइडेड, कि ये वाली कम्युनिकेशन अवॉइड करनी चाहिए अगर आप कर सकते हो। एक्सटर्नल इंटरेक्टर शुड कम्युनिकेट ओवर ट्रस्टेड बाउंड्रीज। ठीक है, ओवर द ट्रस्टेड बाउंड्रीज कम्युनिकेट करना चाहिए। एक्सटर्नल इंटरेक्टर शुड कम्युनिकेट ओवर अ ट्रस्टेड बाउंड्री, दोबारा उसने ट्रस्टेड बाउंड्रीज है। आपको थ्रेट मॉडलिंग एक्सपर्ट होना चाहिए। बीइंग अ CISSP आपको थ्रेट मॉडलिंग एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए थ्रेट मॉडलिंग होती है, आपके नीचे कोई बंदा होगा जो थ्रेट मॉडलिंग करता होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ जस्ट एन आइडिया देने के लिए कि आप जब सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन कुछ इस तरह का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, मेक सेंस? अगर आपको शौक है तो आपकी किताब के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का लिंक पड़ा हुआ, डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अच्छा, अब डिटर्मिनिंग द पोटेंशियल अटैक्स एंड रिडक्शन एनालिसिस। ठीक है, अच्छा अब ये एक पूरे का पूरा टॉपिक है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस होता है इस टॉपिक के अंदर इज सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग क्या अटैक? दे टेक अवर ह्यूमन नेचर, टर्न इट अगेंस्ट अस। कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक के अंदर हमें जानते हैं कि हम इंसान हैं और हमारे ही अगेंस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मसलन फॉर एग्जांपल मैं कंपनी नहीं, एक बंदा मुझे हैक करना चाहता है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? मेरी लाइफ स्क्रू अप करना चाहता है। वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा मेरे बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग अटैक करने की कोशिश करेगा। टेक्निकल हैक छोड़ दो कि कंप्यूटर में बैठ के हैक होते हैं, नॉन टेक्निकल अटैक्स के बारे में बहुत सारी किताबें हैं, बल्कि एक का मैंने रेफरेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वो सबसे पहले क्या करेगा? मेरा ईमेल एड्रेस ढूंढना चाहेगा। मेरा ईमेल एड्रेस ढूंढने के लिए क्या कर सकता है? मेरी कंपनी को कॉल करेगा फ़ोन नंबर से। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मैं अनफॉर्चुनेटली उसका लिंक नहीं ला सका आज। उसके अंदर सोशल इंजीनियरिंग अटैक की बहुत सारी टेक्निक्स लिखी हुई हैं। ठीक है, कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक किस तरह के हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई मुझे अभी लिंक भेजे, हे फ्री वीडियो देखो CISSP ट्रेनिंग के बारे में, तो मैं डेफिनेटली क्लिक करूँगा, मुझे नहीं पता होगा कि वो क्या है। ठीक है, या कोई मुझे CV भेज दे कि सर मेरी CV देखें उर्दू IT के रेफरेंस से,
ठीक है, तो मुझे नहीं पता होगा, ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक कर सकता है कोई मेरे पे, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक के अंदर ये सारी कैटेगरीज हैं। व्हाट इज़ अ प्री टेक्सटिंग, कि आप कोई यूज़र को इस तरह इन्वॉल्व करो साथ एक्टिविटीज़ में कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको लीक आउट कर दे। फिशिंग अटैक, फिशिंग के अंदर फिर स्पेयर फिशिंग है और बहुत सारी टाइप ऑफ अटैक है कि आप ईमेल भेजते हो कि मैं आईटी हेल्प डेस्क की तरफ से हमारा वेब सर्विसेज डाउन हुई थी, अब अप हो गई है, तो दोबारा चेक करके देखो। तो जिस तरह यूज़र के पास पहुंचेगा, क्लिक करेगा, उस पर urduitacademy.com आ रहा होगा, मगर क्या उसने थोड़ा सा ट्वीक कर दिया होगा, urduitacademies.com मेरा यूज़र नहीं देखेगा, उस पर क्लिक करेगा, अपने यूज़र ने पासवर्ड डाल के देखेगा, वो यूज़र ने पासवर्ड चला गया, हैकर के हाथ में आ गया। व्हाट इज़ बेट अटैकिंग, यूएसबी ड्राइव सीडी रोम्स फेंक दी, किसी ने उठाई, प्लग इन कर देगा, ठीक है ना। आपके ऑफिस के कैफ़े के अंदर जाओ, वहाँ पे एक यूएसबी पड़ी हो जिस पे पेरोल्स लिखा हो, तो आपको इंटरेस्टेड होगा मेरे मैनेजर को तनख्वाह कितनी मिलती है, तो आप जाके तो चलाओगे ना। इसी तरह टेल गेटिंग, फिजिकल सॉर्ट ऑफ अटैक है कि आप बिल्डिंग में, आपके पीछे पीछे एक और बंदा आ गया, उसके लिए फिर डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। मैन ट्रैप जिसकी हमने डिस्कशन की थी एक दफ़ा, जब हम फिजिकल सिक्योरिटी डोमेन में जाएंगे तो फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस देयर सिक्योरिटी रिस्क, स्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क बना सकते हैं। हम कहते हैं ये फ्रेमवर्क है, इसको फॉलो करना है, हमने फ्रेमवर्क पे बहुत डिटेल में डिस्कशन की हुई है। आइडेंटिफाई विच इन्फॉर्मेशन इज सेंसिटिव, ये सबसे मुश्किल काम है, ठीक है, कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव है। अब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल में पड़ी हुई है, ठीक है, आपको किसी ने सीवी भेजा, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आपको किसी ने एक्टिव डायरेक्टरी के पासवर्ड भेजे हुए लोग करते हैं ईमेल के अंदर, ठीक है। एस्टैब्लिश अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, तो आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल प्रोसीजर लिखोगे, प्रोटोकॉल या प्रोसीजर के अंदर आपने डिफाइन किया होगा, यूजर मस्ट नॉट शेयर देयर पासवर्ड ओवर द ईमेल्स, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय इन अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रेलिवेंट टू देयर पोजीशन, के अगर सिक्योरिटी गार्ड है तो उसे बताना है किस किस्म की है, अगर कॉल सेंटर का ऑपरेटर है तो उसे पता होना चाहिए किस किस्म की ये काम करने हैं, तो दैट डिपेंड्स कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। परफॉर्मिंग अनअनाउंस्ड पीरियोडिक टेस्ट, अच्छा ये बहुत सारी कंपनीज करती होती थी कि जाके अपना मेल सर्वर डाउन कर देती थी, कहती चलो जी डिजास्टर रिकवरी प्लान रन करो, ठीक है, बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्लान रन करो, यूजिंग अ वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। जो वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं जो श्रेडिंग करती है, तो मेक श्योर करें कि उनके तमाम जो क्रिटिकल प्लेसेस हैं वो लॉक्ड है, उन्हें मेक श्योर करें क्रॉस श्रेडिंग हो और सारा कुछ है। इस चीज़ के ऊपर नॉन टेक हैकिंग के ऊपर एक किताब पड़ी हुई है, फ्री ई बुक है, ठीक है, सिर्फ आप इसको गूगल करेंगे तो ये दिखाएगा। इसमें ये बहुत सारे तरीके बताता है कि जो नॉन टेक्निकल हैकिंग होती है उसमें वो कितनी जल्दी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर लेता है। मोस्ट ऑफ इट मैं एग्री करता हूँ कि ये रिकॉनेसेंस पार्ट ऑफ अटैक है। कहते हैं अक्सर बोर्डिंग एयरप्लेन बोर्डिंग एरियाज़ के अंदर बहुत सारे टेक स्टाफ जो से बैठे होते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि इस बंदे का ये लोगो शर्ट भी पहनी हुई है, कंपनी का लैपटॉप है, पोर्ट्स मुझे नज़र आ रही हैं, ये सबसे बड़ा कंपनी लोगो नज़र आ रहा है, इसमें बहुत सारे हेल्प डेस्क की इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी, नाम नंबर वगैरह नज़र आ रहा होगा, तो इससे बहुत कुछ उसके पास निकल आया। अक्सर लोग स्क्रीन ग्रैब्स कर लेते हैं यहाँ से गुजरते हुए, शोल्डर सर्फिंग जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लिंक है जिसके अंदर पता चलता है टाइम क्या है, कौन सा एंटीवायरस, कौन सा इसके पास सॉफ्टवेयर चल रहा है, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो जब भी दैट डिपेंड्स कि आप किस टाइप के ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी आपकी कितनी अच्छी है, जितनी अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी उतनी इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। आइडली आई हेट पर्सनली दिस टाइप ऑफ थिंग। तो इससे क्या पता चलता है, जिसने लैपटॉप चोरी करना हो सबसे पहले वो लैपटॉप चोरी करेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ ये बुक स्किम थ्रू कर लें, ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी बुक नहीं है, ठीक है। और ये बंदा जिसने लिखी हुई है स्कॉट पिंजोर्स, ये भी CISSP टेक्निकल जो एडिटर है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है एक्विजिशन स्ट्रेटेजी एंड प्रैक्टिसेस, कि अगर हम किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं, या हमारे पास कोई डाटा आ रहा है, या हमारी सप्लाई चेन प्रोसेसेस है, सारा कुछ मिला के, ठीक है। रेजिलियंस टू साइबर रिस्क है बिकम अ टॉपिक ऑफ कोर स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स ऑफ द बिजनेस, कि साइबर रिस्क जो सा है, इंटरनेट से जो रिस्क आता है या IT से रिलेटेड जो रिस्क है, वो सारे का सारा अब कोर बिजनेस रिस्क बन चुका है, ठीक है। अब से 20, 25, 30 साल पहले, डिपेंडिंग आप किस मुल्क में बैठे हुए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो सी है वो आपके पेपर रैकेट्स में होती थी। अब सारे का सारा सर्वर्स में है, सारे का सारा कुछ डेटाबेस में पड़ा हुआ है। अगर डेटाबेस उड़ गई किसी वजह से, यूज़र मिस्टेक से, बैकअप ना होने की वजह से, पावर फेलियर की वजह से, हैक की वजह से, फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, सारी की सारी कंपनी स्ट्रेटेजी के अंदर डिस्कस होती हैं, ठीक है। हाउ डू दे सोर्स एंड एक्वायर सिक्योर सिस्टम, कि अगर हमारी कंपनी जो सी है कोई सिक्योरिटी सिस्टम या कोई भी सिस्टम यूज़ कर रही है, तो वो कहाँ से सोर्स हो रहा है, कहाँ से एक्वायर हो रहा है। लाइक बहुत सारी कंपनियों की बड़ी पैरानॉइड किस्म की अप्रोच है कि हाँ जी हमने चाइना से कोई सिक्योरिटी डिवाइस नहीं बाय करनी है, गो कि हमारे RSA टोकन सारे के सारे चाइना से आते हैं, उनके नज़दीक जी जो कंट्री है वो
गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैक्स हो रहे हैं और जी वो यूएसबी की सीड वैल्यूज़ जो टोकन हैं उनकी सीड वैल्यूज़ उनके पास पड़ी होती हैं. हाउ डू दे टर्न टू फाइंड अ ट्रस्टेड पार्टनर, वेयर डू दे टर्न टू फाइंड अ ट्रस्टेड पार्टनर, पार्टनर कहाँ से लाएंगे, ग्रे बॉक्स तो नहीं ले आएंगे अपने लिए, रिस्क है ना मेरे लिए, ग्रे बॉक्स इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ इलीगल डिवाइस है पता नहीं कहाँ से और उसमें क्या कुछ घुसा हुआ है हार्डवेयर लेवल पे आपको पता ही नहीं है. वेयर विल बी द नेक्स्ट थ्रेट एमर्ज फ्रॉम अच्छा ये बहुत मुश्किल है कि नेक्स्ट थ्रेट कहाँ से एमर्ज होगा, मगर कीपिंग एन आई ऑन द होराइजन कि आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी टीम या जो भी है कि नए किस्म के हैक्स कैसे हो रहे हैं. ठीक है, अगर आप बैंकिंग में हैं तो आपको पता होना चाहिए एटीएम्स पे कौन कौन से हैक्स आ रहे हैं, हमें एटीएम कब रिन्यू करनी है. सजेशन, इंस्टीट्यूट बेस लाइन साइबर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, अपनी कंपनी के अंदर एक बेस लाइन साइबर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट रखें एज ए कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड फॉर अप्रोप्रिएट एक्विजिशंस. कि किसी कंपनी को अगर कोई, अच्छा इसमें दो किस्म की स्ट्रेटजीज आ सकती है. अगर किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर देना है तो उनसे कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं. यानी इस फील्ड के ऊपर मैंने कुछ 3-4 साल नॉन स्टॉप काम किया और लीगल के साथ आपको बहुत बैठना पड़ता है क्योंकि लेजिस्लेशन जो हर कंट्री के वो डिफरेंट होते हैं. तो से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो कहती है हम आपका डिस्कशन फॉर्म रन करेंगे. ठीक है, डिस्कशन फॉर्म रन कर रहे हैं, ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है. हम पूछेंगे डाटा कहाँ रखोगे, फॉर्म के ऊपर HTTPS होगा, फॉर्म पे इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी सेव करोगे, किसी के रिलीजियस थाट्स या रिलीजियस बिलीव्स स्टोर करोगे तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है. फिर हम पूछेंगे क्यों स्टोर कर रहे हो, तुम्हें ज़रूरत क्या है भाई वो स्टोर करने की. ठीक है, फॉरम के ऊपर डाटा कितना पड़ा हुआ है, फॉरम के ऊपर डॉस अटैक से कैसे बचाओगे, डाटा कितना फ्रीक्वेंटली बैकअप होता है, अगर बैकअप होता है तो कौन सी जियोग्राफिकल लोकेशन पे बैकअप होता है. अगर अमेरिका होता है तो सेफ हार्बर एग्रीमेंट्स है, सेफ हार्बर के ऊपर भी बहुत लंबा फड्डा चल रहा है आजकल. ठीक है, एड्रेस साइबर सिक्योरिटी थ्रू रेलिवेंट ट्रेनिंग, अपने तमाम लोगों के साथ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स जो से हैं वो मेंटेन रखें. हम सिक्योरिटी अवेयरनेस में देखेंगे. डेवलप कॉमन सिक्योरिटी डेफिनेशन फॉर एक्विजिशन के, अगर आपने एक और कंपनी बाय कर ली है या कोई और एक्विजिशन की है तो मेक श्योर करें कि सब जगह जो से सेम साइबर सिक्योरिटी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और ये वो, मैं एक टर्म ले रहा हूँ, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है. इंस्टीट्यूट एंड एक्विजिशन साइबर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, कि साइबर की जो रिस्क मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी है वो मेक श्योर करें वो आपके पास हो. इंक्लूड आ रिक्वायरमेंट टू परचेज फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, और हमेशा मेक श्योर करें कि एक रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि आपने सिर्फ OEM प्रेफर्ड पार्टनर से ही प्रोडक्ट बाय करनी है. ये ना हो किसी 2 नंबर से बाय कर लो, या फी सेंटर लाहौर के अंदर होता था किसी ज़माने में, पता नहीं क्या कुछ बन गया वहाँ पे, तो वहाँ जाके किसी से भी मुँह उठा के चीज़ बाय कर लें. ठीक है, इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ साइबर रिस्क मैनेजमेंट, हर बंदे को एम्पावर करें और उसे बताएं कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्क ऑनर कौन है, डाटा ऑनर कौन है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई मसला होता है. ठीक है, ये सारा कुछ IT सिक्योरिटी या CISSP के सर पे नहीं होगा. ठीक है, अच्छा, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन कॉज बाय द साइबर रिलेटेड इवेंट्स. अच्छा, इसके अंदर ये बुक भी क्लेम करती है, मैं भी एग्री करता हूँ काफ़ी हद तक, कि सप्लाई चेन जो डिस्ट्रप्शन है बहुत इतनी हाई लेवल नहीं है कि लोगों की सप्लाई चेन प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट की वजह से. अच्छा, अब सप्लाई चेन जिस तरह लोगों के जहन में आता है वो ये कि कंप्यूटर इक्विपमेंट आ रहा है या हमारे पास खाने का सामान आ रहा है या डेली ऑपरेशंस का स्टफ आ रहा है, डाटा भी आपके सप्लाई चेन में शामिल है. अगर आप एयरलाइन कंपनी है तो आपको चाहिए डाटा कि कौन कौन सा कस्टमर ने टिकट बाय कर ली, कितनी टिकट्स रह गई हैं, कितनी टिकट परचेज हो चुकी हैं. ठीक है, वायरस इन्फेक्टिंग, उसकी क्या क्या चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस. अब मैं सप्लायर हो सकता हूँ या मैं रिसीवर हो सकता हूँ और मेरे पास 6 या 7 डिफरेंट किस्म के सप्लाई चेन है. से फॉर एग्जांपल मैं एक रिटेल स्टोर हूँ, मेरे रिटेल स्टोर जो से एक मुल्क में 100 से ज़्यादा रिटेल स्टोर हैं और हमारे सप्लायर्स जो से हैं वो 50 सप्लायर्स हैं. एक सप्लायर हमें बेकरी स्टफ प्रोवाइड करता है, एक सप्लायर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करता है, एक क्लोथिंग सप्लाई करता है, एक फ्रेश फ्रूट सप्लाई करता है. ठीक है, अ वायरस इन्फेक्टिंग द सिस्टम ऑफ अ की सप्लायर डिस्ट्रॉयज द एसेंशियल रिकॉर्ड्स. ठीक है, कि हमने ऑर्डर दिया एक डेयरी फार्म वाले को कि हमें जो सा है डेली 50 बॉटल्स पर स्टोर चाहिए और इतने 10 स्टोरों पे हमें 100 बॉटल चाहिए. अब हमने जब ये ऑर्डर दे दिया, हमारी रूटीन ये थी कि हम सुबह हमें ऑर्डर डिलीवर हो जाता था, शाम को हमने ऑर्डर दिया, किसी वजह से डेटाबेस उड़ गई या हैक हो गया, कुछ भी हो सकता है, हमें डिलीवरी नहीं आई, हमें दोबारा ऑर्डर देना पड़ेगा. अब ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है. मलेशियस अटैक ऑन अ ट्रकिंग कंपनी डिस्टर्ब द डिस्पैच फ्रेट और जो भी मैनेजमेंट प्रोसेस है हो सकता है. सक्सेसफुल अटैक ऑन अ लार्ज कमोडिटी एक्सचेंज, फिल्मों में आते हैं नज़र मगर अभी इतने कॉमन नहीं हुए. ठीक है, कि हर रोज़ ही हैक हो रहा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं रहा, मगर हमें नहीं पता. ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है मैनेजिंग द थर्ड पार्टी गवर्नेंस. अच्छा, इसके अंदर अब क्लाउड जो है बहुत बड़ा किरदार अदा करता है. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, अमेजोन वेब सर्विसेज है. अमेजोन वेब सर्विसेज, इसके लिए मुझे एक एक्चुअली डायग्राम बनानी चाहिए थी कि नेटवर्क
आपकी ज़िम्मेदारी है, ओएस आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है, एप्लीकेशन सारा कुछ आपकी ज़िम्मेदारी है, नेटवर्क की केबल उनकी ज़िम्मेदारी है, हार्डवेयर उनकी ज़िम्मेदारी है, आईपी एड्रेसेस भी आपकी ज़िम्मेदारी है, राउटिंग भी आपकी ज़िम्मेदारी है, मगर मेन इंटरनेट कनेक्शन पाइपलाइन डिपेंडिंग किस किस्म की राउटिंग है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ये है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया, उस पर आपने एप्लीकेशन की कन्फिग्रेशन, वेबसाइट के कंटेंट्स और सारा कुछ जो से आपने करना है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या कि आपके पास सारा कुछ है, ऑफिस 365 जिस तरह है, ये आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, ठीक है। ये सेल फोर्स और बाकी बहुत सारी चीज़ें, गूगल ड्राइव आपकी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, आपको कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हो, आपका काम हो जाता है। ड्रॉप बॉक्स आपकी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, ठीक है। तो अब जब हमारे पास ये थर्ड पार्टी से हम सर्विसेज ले रहे होते हैं तो एक दो टर्म्स आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कि हमने एक दूसरे से एग्री किया हुआ है कि तुम मुझे सर्विस लेवल एग्रीमेंट दोगे, से फॉर एग्जांपल 99.999, ठीक है। ये मैंने किसी दफ़ा CCNA के अंदर मेरे ख्याल में डिस्कस किया था। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास डिसरप्शन पता नहीं कितने मिनट्स आती है साल में। ये 59 इज़ अ हाई लेवल टू अचीव। और फिर उसके अंदर पेनलाइज भी करते हो कि अगर हमारी सर्विसेज इतनी डाउन हुई तो हमें $100 पर आवर तुम पे करोगे, ठीक है। मगर डिपेंडिंग आप AWS के साथ ऐसा एग्रीमेंट करते हो तो AWS कुछ पैसे आपको वापस करती है। अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल मस्ट बी आस्क्ड टू रिव्यू द सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट थर्ड पार्टी सिस्टम, दैट डिपेंड्स। ये थोड़ा सा हार्ड किस्म का है कि आप कितने बड़े सप्लायर हो, आप कितने बड़े बायर हो, ठीक है। आप अब AWS या माइक्रोसॉफ्ट से सर्विसेज बाय कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट को मुझे अपना इंसिडेंस रिस्पॉन्स प्लान दिखाओ, माइक्रोसॉफ्ट कहेगी चल जा बाबा अपनी जगह काम कर जाके, ठीक है। मगर आप एक छोटी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आप उसे कहोगे मुझे अपना बताओ, तुम्हारे पास सिक्योरिटी पॉलिसी है, तुम्हारे बंदों के पास लैपटॉप पे इंक्रिप्शन इंस्टॉल है, तुम्हारे पास यूज़र्स के पास एंटीवायरस इंस्टॉल है, क्या तुम्हारे यूज़र फ्रीक्वेंटली सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग करते हैं? वेरी गुड, आई एम हैप्पी, ठीक है। मिनिमम सिक्योरिटी एंड सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट, ये एक टर्म है, ठीक है। कि आप जब भी कोई कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं या किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे होते हैं या कुछ भी हो रहा है तो आप मिनिमम सिक्योरिटी एंड सर्विस लेवल एग्रीमेंट को एग्री करते हो, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है जब आप ये काम कर रहे होते हैं या किसी कोई बिजनेस के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस यूज़र से एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं एक वेब सर्विस प्रोवाइडर के पास गया, मैंने उसे कहा कि भाई मुझे वेब सर्विसेज चाहिए, ठीक है। उसने कहा हाँ दे देंगे वेब सर्विसेज, ये लो जी वेबसाइट, ये पैसे भरो और जी जान छुट गई। बाद में पता चला मसले हो गए, हमने उस कंपनी को कॉल की, उसने कहा अच्छा नेक्स्ट बिजनेस डे हम आपको सर्विसेज देंगे। पूरी रात वेबसाइट डाउन रही, सुबह बॉस आया, उनका इंजीनियर ने आके चेक किया, दोपहर 12 बजे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, शाम को 5 बजे आपको टर्मिनेशन लेटर दे दिया और उन्होंने कहा जा पुत्र घर, ठीक है। उसकी वजह यह थी कि आपने एग्जीक्यूशन सही नहीं की, ठीक है। सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, SLR इसे कहते हैं, कि आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी अपने कस्टमर्स को आपने वो गैदर नहीं की। बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ये मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई है और जिसके यूज़र्स हैं मेरा ऑफिस का इंटरनल, ठीक है, से पे रोल सिस्टम है, ठीक है। तो पे रोल सिस्टम के लिए मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और मैंने अब सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट डिज़ाइन करनी है, ठीक है। तो मैं सक्सेसफुल डाटा गैदरिंग करूँगा, ठीक है। यूज़र से पूछूंगा, जो यूज़र होगा, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हो सकता है, तमाम यूज़र्स हो सकते हैं, उनसे पूछूंगा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेसिफिकेशन लूँगा, रियलिस्टिक होनी चाहिए और मेजरेबल होनी चाहिए। Gain clarification if there is any doubt, create a clear, concise and thorough requirement document। फिर रिक्वायरमेंट बनाने के बाद उसे प्ले बैक करो यूज़र के साथ भी और सप्लायर के साथ भी, ताकि सप्लायर को भी समझ आ जाए, यूज़र को भी समझ आ जाए। क्रिएट अ प्रोटोटाइप, टेस्ट करो, वेरीफाई करो, वो हैप्पी, ये हैप्पी, आप हैप्पी, ठीक है। इसके अंदर अब सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट ये आ गई कि सिक्योरिटी भी वेरीफाई करेगी कि सिक्योर है या नहीं, ठीक है। अब इसी के लिए एक टर्म जो सी मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट है। सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है जो कंटेन करता है द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IT सर्विसेज फ्रॉम द क्लाइंट व्यू पॉइंट, कि क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करता है। अगर मैं ओरेकल सिस्टम या ओरेकल फाइनेंशियल या जो भी ओरेकल का सिस्टम या फाइनेंस से रिलेटेड सिस्टम डालने लगा हूँ, बनाने लगा हूँ या इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ, तो मैं यूज़र से एक्सपेक्टेशन लूँगा कि उसने क्या किया, जो कि मैं पिछले स्टेज में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर चुका था, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन SLR की इन्फॉर्मेशन हम SLA या सर्विस स्पेसिफिकेशन शीट में देंगे ताकि सर्विस प्रोवाइडर हमें बताए कि हाँ भैया
मैं आपको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करूँगा. नेम ऑफ सर्विसेज, से फॉर एग्जांपल ओरेकल फाइनेंशियल सिस्टम. सर्विस डिस्क्रिप्शन, द सर्विस वुड प्रोवाइड एज Oracle Financial Services. All the accounts information will be processed through the system. All the payrolls will be processed. So all the users within a company would be able to log on to the system to see their existing pay slips. ठीक है, कुछ भी कर सकते हो. Users of the IT services on the client side, कि IT सर्विसेज में जो क्लाइंट साइड पे यूज़र है वो क्या होंगे. ब्रेक डाउन ऑफ एन ऑफरिंग सर्विस इनटू द सर्विस ग्रुप, के कौन कौन से ग्रुप में है, सोना नहीं है भैया. ठीक है. हैंडलिंग ऑफ सर्विस इंटरप्शन, वेरी इंटरेस्टिंग. अगर कोई सर्विस इंटरप्शन होगी है तो कैसे हैंडल करेंगे. कॉल करेंगे, 24/7 सपोर्ट है, 9 to 5 सपोर्ट है, मंडे टू फ्राइडे है, या किस तरह है. यूज़र सर्विसेज कि कौन कौन से यूज़र्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी. अगर डाटा सेंटर में तुमने आके इंस्टॉल करना तो कितनी रैक स्पेस चाहिए होगी, कितनी पावर चाहिए होगी, कितनी बैंडविड्थ चाहिए होगी. अवेलेबिलिटी थ्रेशहोल्ड, नंबर ऑफ इंटरप्शन अलाउड के साल में कितनी इंटरप्शन है. पैचिंग करनी है तो कब करनी है. अगर पैचिंग के लिए नोटिफिकेशन भेजनी है या प्लान डिसरप्शन करनी है या अपग्रेड करना है तो कब करोगे, और साल में कितने घंटे हमारे अपग्रेड्स पे लगाओगे. अगर ज़्यादा होंगे तो हम कितने कितने पैसे लोगे. ये बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है. ठीक है. इसकी एक एग्जांपल है. What are the core business hours for the system. 24/7 चाहिए हमें. What is the preferred time frame for reporting of batch processing. What is preferred time frame for planned outages, कब चाहिए होगी. हाँ जी, हम कहते हैं वीकेंड्स पे हो या फ्राइडे और सैटरडे नाइट, बिजनेस फाइनेंशियल ईयर्स के एंड पे ना हो. ठीक है. What are the peak period of the usage of the system. पीक पीरियड कब होंगे. ठीक है. ये सारी इंफॉर्मेशन. अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं. इज़ अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट. सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या है कि जिसके अंदर SLR भी इम्बेड हो जाता है कि आप बताते हो कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, तुम हमें ये दोगे. ठीक है. वो एग्री करता है और वो कहता है हाँ. सर्विस लेवल एग्रीमेंट है कि आप कोई भी कॉल रिकॉर्ड करोगे तो हम 4 घंटे के अंदर अंदर उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे, एस्केलेशन करेंगे या जो भी करना है. ठीक है. सर्विस लेवल टारगेट, स्पेसिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी IT सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर, जो आप एग्री कर लेते हो. ठीक है. कि अगर मेरी बिल्डिंग के अंदर एयर कंडीशनिंग डैमेज होती है तो हमारा आपका बंदा जो सा है विद इन 4 आवर्स आएगा. अगर विद इन 4 आवर्स आ रहा है और वो फिक्स करना शुरू करता है 4 आवर्स के बाद, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि मुझे 24 आवर का पेट्रोल चाहिए जो मेरे डाटा सेंटर की एयर कंडीशनिंग को रन करे, या 48 आवर्स के लिए, जो भी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. ये अब अगला हमारा टॉपिक आ गया सिक्योरिटी, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस. अच्छा, इसके लिए मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ. टर्म इज़ कॉल्ड ह्यूमन फायरवॉल. डजंट मैटर आप दुनिया के बेस्ट फायरवॉल सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर लें, अगर आपका यूज़र जो सा है ना वो कार्टून है ना, तो फिर आपके लिए मसला रहेगा. ठीक है. कि मेरे पास अगर कंपनी में एक ऐसा बंदा है जिसको किसी किस्म की भी ईमेल आ जाए और वो क्लिक कर ले तो आप कुछ नहीं कर सकते. आपके पास दुनिया का बेहतरीन फिशिंग सोल्यूशन लगा हुआ है. ठीक है. स्पैम फिल्टर लगा हुआ है, सारा कुछ लगा हुआ है. देयर इज़ स्टिल अ पॉसिबिलिटी, और मैं पॉसिबिलिटी ये नहीं कह रहा कि रिमोट पॉसिबिलिटी, देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके पास अगर कोई हैक करना चाह रहा है तो आपको ईमेल भेजता है. आप जीमेल को तो नहीं ब्लॉक कर सकते, आपका बिजनेस नहीं रन करेगा. आप हॉटमेल को तो नहीं ब्लॉक कर सकते. ठीक है. तो पॉसिबिलिटी है कोई जीमेल पे जाके ईमेल बनाया और मुझे ईमेल भेज दे. आप कैसे पता करोगे कि वो फिशिंग ईमेल्स नहीं है. ठीक है. नहीं पता कर सकते. तो फिशिंग ईमेल, 0 डे मैलवेयर्स आते हैं आपके पास. ठीक है. इवन आपके पास गूगल की ईमेल के अंदर आ जाते हैं. ठीक है. अगर कोई आपको हैक करना चाहता है, स्पेशली अगर आपके कंपनी ईमेल एड्रेसेस नोन हो तो फिर तो आपको बस अल्लाह ही बचाए. ठीक है. तो आपको यूज़र को ट्रेन करना होता है. यूज़र ट्रेनिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आई हैव डन अ लॉट ऑफ यूज़र ट्रेनिंग्स. ठीक है. स्टूडेंट ट्रेनिंग्स, किड्स ट्रेनिंग तक की है मैंने. मेरे अपने घर में बच्चे हैं तो उन्हें मैं पूरा दिन पढ़ाता रहता हूँ. ठीक है. तो ट्रेनिंग टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है. उसमें आप कॉर्पोरेट सिक्योरिटी पॉलिसी पे ट्रेनिंग कर सकते हो, इंटरेस्टिंग फंड ट्रेनिंग भी कर सकते हो. जिन कंपनी ने PCI कंप्लायंस करना होता है उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज बनाए होते हैं. यूज़र वहाँ पे बैठा हुआ सोता हुआ क्लिक कर रहा होता है. उसके आखिर में मेरे ख्याल में ट्रस्ट भी करते हैं कुछ लोग. द ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम से रिलेटेड कर सकते हो. रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो. अगर कोई लोग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तो वो मेक श्योर करते हैं. सोशल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे ट्रेनिंग की जाती है. बिजनेस कॉन्टीन्यूटी पे ट्रेनिंग होती है. डिजास्टर रिकवरी, अगर डिजास्टर हो गया, मगर ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं कराते, डिपेंडिंग अपॉन सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द टीम. सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स आजकल बहुत फेमस ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ और ये बहुत डिस्कस हुई है. ये सीजम के अंदर भी आजकल डिस्कस हो रही है. सीजम जो एग्ज़ाम है इसाका का, डेटा क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूज़र को बताओगे कि आपने किस तरह क्लासीफाई करना है. से फॉर एग्जांपल आपके यूज़र को एक ईमेल आती है तो यूज़र उस ईमेल को के ऊपर एक चेकबॉक्स आ जाता है कि ये किस किस्म का डाटा है. ये पब्लिक डाटा है, ये प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल है,
पर्सनल आइडेंटिफाइबल है, कंपनी सीक्रेट है। तो वो जिस चेक बॉक्स पे क्लिक करता है हम उस तरह की पॉलिसी लगा देते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन लेबलिंग एंड हैंडलिंग उसी तरह की कैटेगरी में आ जाता है। पर्सनल सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड साउंडनेस, फिजिकल सिक्योरिटी, अप्रोप्रिएट कंप्यूटिंग रिसोर्स यूज़ के भाई 24 घंटे इस पर मूवियाँ ना लगा के बैठा रहे। आप बताओ, पासवर्ड से रिलेटेड सिक्योरिटी ट्रेनिंग करा सकते हो, एक्सीडेंट, एरर्स एंड ओमिशन से रिलेटेड ट्रेनिंग करा सकते हो। ये बहुत बड़ी वैरायटी है। आपने सिक्योरिटी ट्रेनिंग अगर करानी है, और कंपनी बहुत सारी कोशिश करती है कि बहुत सारी चीज़ें एम्बेड करके एक ट्रेनिंग कोर्स बना के कंपनी में लगाती है। फिर थोड़ी देर बाद वही कॉन्टीन्यूस इवॉल्व प्रोसेस जो है, प्लान, चेक, डू, एक्ट वाला प्रोसेस अगर आप इंप्लीमेंट कर ले तो आप देखोगे कि आपको हर साल ट्रेनिंग चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। और मुझे अंदाज़ा है, मैंने काफ़ी दफ़ा ये कोर्स मटेरियल अरेंज किया है और ये हर साल चेंज होती रहती है। तो मैंने ये स्लाइड बनाई थी समरी ऑफ रिस्क, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट के। यहाँ पे अब हमारा जो सा है सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट डोमेन कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने सिक्योरिटी फ्रेमवर्क देखे, सिक्योरिटी गवर्नेंस, आईटी गवर्नेंस देखी, उसके बाद हमने बीसीपी डीआरपी देखा, फिर हमने पेन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा देखा, हमने रिस्क मैनेजमेंट बहुत डिटेल में देखे, और पता नहीं हमने क्या कुछ पढ़ लिया इसमें। मेरे ख्याल में मैं ज़ाती तौर पे बहुत हैप्पी हूँ कि हमने ये डोमेन बहुत अच्छी तरह और बहुत डिटेल में कंप्लीट कर ली है। तो अगर कुछ रह गया तो वो किताब में आप पढ़ सकते हैं, यानी मैंने बिल्कुल इन डेप्थ नहीं गया, मगर मेरे ख्याल में मैंने हर चीज़ आपको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी है, बल्कि जितना कुछ बुक में लिखा है उससे ज़्यादा ही एक्सप्लेन हो गया है। तो कुछ लोगों को तो बदहज़मी भी होगी। तो एनीवे, तो हमारी डोमेन 1 जो सी है ख़त्म हो गई। यहाँ पे जो सा है वो क्या होता है, फायरवर्क्स होना चाहिए था, तो मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत टायर्ड था। तो एनीवे, मेरे ख्याल में हमारी डोमेन 1 कंप्लीट हो गई है। तकरीबन 8 लेक्चर्स लगे हैं। अब अगले हफ्ते मैं पार्टी करूँगा, कोई लेक्चर नहीं होगा, और उससे अगले हफ्ते फिर हम डोमेन 2 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।